आपके पास कोई क्वेश्चन आपके हैं कोई कल के लेक्चर से रिलेटेड? स्पटराइन पंप हमने डिटेल में डिस्कस किया था, कुछ उसके पॉइंट है आज उस पर मज़ीद डिस्कस करने हैं हमने, लेकिन उससे पहले आप जहन में कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? देन आई विल आस्क क्वेश्चन। इसमें स्पटराइन पंप में अगर मैग्नेटिक फील्ड ना अप्लाई करें अगर हम, ठीक है, तो क्या ये वर्क करेगा? इसकी वर्किंग होगी? जिससे पूछो वो बताएगा, ठीक है। अच्छा बिलाल आप बताएं, रोल नंबर 9। तो स्टडी तो करना चाहिए था, मैंने लेक्चर सेंड भी किया था, वो भी नहीं सुना। चलो तो कल सुन लेना था ना, रात में सुन लेना था, फजर टाइम उठ के सुबह सुबह सुन लेना था। तो काम करना हो तो फिर मैनेज कर लेते हैं ना करने के 100 बहाने कहते हैं ना होते हैं। चल नहीं हो कोई बात नहीं, वो तो आप पे, आप इन टाइम पढ़ेंगे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में तभी फायदा होगा। हम्म, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन स्पेसिस बड़ा फास्ट है इसमें, आपको साथ साथ आपको पता ही है आपको, ठीक है। लास्ट डे जो लेक्चर होना है उससे नेक्स्ट डे आपका एग्जाम होता है, ऐसे ही होता है ना। इस तरह ही है, एक दिन लेक्चर एंड हुए अगले दिन एग्जाम है, बस वीकेंड आ जाता है लकीली आपको, लेकिन वो वीकेंड तो फर्स्ट पेपर की रिवीजन के लिए होता है, ऐसे ही है ना। तो तैयारी तो साथ साथ आपने करनी है, ठीक है। चलें, बाज़ का रह जाता है वो साथ साथ उसी वीकेंड पे कवर कर लें, फिर भी रह गया नेक्स्ट वीकेंड पे। जितना जल्दी कवर करेंगे उतना आप पे बर्डन कम रहेगा, नहीं तो बर्डन बढ़ता जाएगा। और एंड पे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, रिवीजन अच्छी नहीं होगी, और जिसका अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा, आपको आती हुई चीज़ भी आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। वो आप वहाँ कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं ये था या ये था। उसकी रीज़न ही सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, ठीक है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, और कोई रीज़न नहीं होती है, ठीक है। दो चीज़ें ही हैं, अंडरस्टैंडिंग भी प्रैक्टिस से ही आती है, तो बेसिकली लैक ऑफ प्रैक्टिस है। एक चीज़ के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, आपने उसे कम दिया हुआ है, तो फिर जो है कि वो स्टूडेंट अक्सर परफॉर्म नहीं कर पाते जो है, ठीक है। ओके, तो कोई और स्टूडेंट? अच्छा जी, मुकद्दस आप बताएं। सर वर्क करेगा करेगा? तो क्या मैग्नेटिक फ़र्क फील्ड होगा के बगैर। मैग्नेटिक फील्ड के साथ वर्क करने में और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वर्क करने में? फ़र्क क्या होगा फिर, ठीक है, बताएं, शाबाश। सर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो गैस मॉलिक्यूल्स आयनाइज होंगे हम्म, मैग्नेटिक और फील्ड हमें अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा। आयोनाइज होंगे वो, वैसे नहीं आयोनाइज होंगे, वैसे नहीं आयोनाइज होंगे मैग्नेटिक फील्ड के बगैर। तहरीम आप बताएं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कल हमने इस पे बात भी की थी, हालांकि कोई इसमें ऐसा, अगर आपको इसकी वर्किंग क्लियर है तो। सर मैंने भी कल लेक्चर नहीं दिया और अभी ये लेक्चर किया भी नहीं है। तो वो सारी बातें जो प्रीवियस स्टूडेंट से की हैं वो उसकी उसको आप भी सोचिएगा, ठीक है। तो आप टाइम मैनेज किया करें, टाइम पे उसको, जो खास वो जी स्टूडेंट सर। एब्सेंट हो वो कोशिश किया करें कि वो उसको किसी तरह से, मैं सम टाइम नहीं हो सकता, प्रॉब्लम है, लेकिन हम छोटी छोटी बात का रीजंस को बेस बना के हम मसलन चीज नहीं करते जो है। तो अभी आपसे मैंने पूछा तो नहीं है, बिलाल बता रहे हैं, आपसे पूछा है मैंने? अभी तो वन बाय वन पूछ रहा हूँ ना मैं, ठीक है। आमिर महमूद, हाँ, जब मैं आपको फ्री ऑप्शन दे दूँ तो फिर कोई स्टूडेंट भी जो है, तो जो जितना बोलेगा। हाँ, एक बात याद आ गई कि अभी आपका जस्ट 2-3 वीक का वाइवा एग्जाम, एग्जाम के बाद साथ ही वाइवा भी होगा आपका जो है, ठीक है। पता है लास्ट टाइम हुआ था ना वाइवा, वाइवा होता है ना 25 मार्क्स का, यस यस सर, सर। होता है। ठीक है। तो वो आपने फेस टू फेस आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये आज आज प्रैक्टिस करें बोलने की। आज आपके गलत होंगे आंसर तो मैं उनको करेक्ट करूंगा, इसमें ये नहीं होता कोई इंसल्ट होगी या ये हो गया वो हो गया, कोई इंसल्ट, लर्निंग में कोई इंसल्ट नहीं होती है, ठीक है। आपको बोलना चाहिए, आज बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा,
उस दिन मुझे आप डाउटफुल वे में बताएंगे, कभी एक आंसर स्टूडेंट दे रहा होता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, चेंज कर रहा होता है अपने रिमार्क्स को, तो ज़ाहिर है वो हमने तो उसको 0 मार्क्स फिर देने हैं, वो उसको कोई श्योर ही नहीं है कि क्या आंसर है, क्या बताना है, या वो हेजिटेट कर रहा होता है, अंडर प्रेशर आ जाता है। तो ये आज मैं क्वेश्चनिंग करता हूँ, ये मौका इतना टाइम हालांकि नहीं होता लेक्चर में, क्वेश्चनिंग का टाइम, इंटरेक्शन का टाइम निकालना मुश्किल काम होता है जो है, ठीक है। और लेकिन है कि मेरी ये कोशिश होती है कि यहाँ आप सीखने के लिए आए हैं, अगर सीख के नहीं जाएंगे तो क्या फ़ायदा फिर लेक्चर का जो है। तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो उसमें थोड़ा सा फिर ये क्या मैं कोशिश करता हूँ, आपको तो खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सर ये क्या है, ये ऐसे क्यों है, किस तरह से, ये आपके पास मौका होता है, इतना टाइम होता है आपके पास, ठीक है। आज भी पहले मैंने आपको मौका दिया, आपने जो पूछना है पूछें, चाहे पूरा लेक्चर के दौरान पूछते रहें, हम उस वक्त तक नेक्स्ट स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आपके क्वेश्चन एंड नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आप इस, वैसे तो आपका चलो रिटर्न एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये आपका तो वाइवा वाइवा भी होना है, तो उसके लिहाज से तो ये आंसर देना या डिस्कस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, ठीक है। हर चीज़ को देखे ये ऐसे है तो क्यों, इस चीज़ का क्या रोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है, तो क्योंकि अब तो है ही एमसीक्यू टाइप, तो हमने यही टेक्निकल बातें पूछनी है। लॉन्ग में तो आपने चलें जी वर्किंग लिख दी, कुछ चीज़ें मिस की, कुछ लिख दी, आधे नंबर मिल गए, चलें। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो पिन पॉइंट होता है, वो आपको बात नहीं पता तो आपके नंबर 0, पता है तो मैक्सिमम, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें आपने, डेरिवेशन वगैरह तो हैं कोई नहीं वैसे ही, तो लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल जो सब्जेक्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल फील्ड में अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है चीज़ों को। हेलो सर, जी आवाज जी आ रही है मेरी? जी जी, आ रही, बिल्कुल आ रही। सर वो एक लेक्चर पिछला रह गया था स्पटरिंग वाला, तो वो अभी मैग्नेटिक फील्ड सर जी अप्लाई करें तो वो जो इलेक्ट्रॉन आता है वो सर्कुलेट करता है सर जी, पैनल के ठीक है, साथ, पैनल के साथ वो शाबाश, कुछ ठीक है, सट्राई करता है सर जी। ठीक है, तो सर्कुलेट अगर करता है मैं, तो फिर स्ट्राइक किधर करता है इलेक्ट्रॉन? वो पैनिक सेल सर जी होते हैं, हाँ, उनसे वो स्ट्राइक कोटिंग, करता है। कोटिंग जो होती है सर जी ऊपर हमने की होती है हाँ सेचुरेशन हाँ से बचने के लिए, हाँ हाँ, वहाँ पे ट्रैप हो जाता है सर। ट्रैप हो जाता है इलेक्ट्रॉन, वहाँ जाके ट्रैप हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर फ़ायदा किसका है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना चाहिए सर जी। तो सर्कुलर पाथ में होगा तो तब ट्रैप होगा, वैसे वो ट्रैप नहीं होगा। यस सर। नहीं ऐसे तो नहीं है, कोई और स्टूडेंट इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करे। अच्छा जी, अमीर हमज़ा। जी, नहीं है अमीर हमज़ा, इधर तो शो हो रहे हैं। चलें इनकी एब्सेंट काउंट कर लें, सी आर जो है नोट करें, अमीर हमज़ा एब्सेंट है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है सर। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं कि ऑन करके आप चले जाएं जहाँ मर्जी सो जाएं जाके, तो अटेंडेंस लग जाएगी। ओके, सिदरा बशीर। ठीक है सर, हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने लॉरेंट फोर्स का जिक्र किया था। लॉरेंट फोर्स जो होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो उसका स्पाइरल पाथ बनेगा, इसलिए वो एनोड की सरफेस पे स्ट्राइक नहीं करेगा। जब स्पाइरल पाथ होगा तो हम कोशिश करेंगे कि ये परपेंडिकुलर हो, जिसकी वजह से जो स्पाइरल पाथ का जो डायामीटर होगा वो एनोड के डायामीटर से कम होना चाहिए। इस वजह से वो उसके ऊपर डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करेगा, और यानी कि उसके साथ वो जो कैप्चर जब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसके साथ कैप्चर नहीं होगा, इस वजह से। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट हिट नहीं करेगा नोड को, वो सर्कुलर पाथ में, स्पाइरल पाथ में मूव करेगा, तो हम उसका रेडियस हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्पाइरल रेडियस फील्ड की वजह से जो है। तो एक और एडवांटेज भी मेन था इसका, इस तरह से करने से कोई एक खास एडवांटेज भी हमें मिलता है एक और। सर, वो हम लोगों ने कहा था कि सेंट्रल में पोटेंशियल इसका कम होगा, और जो एनोड के सेंट्रल में पोटेंशियल कम होगा, आउटसाइड पे ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने कहा था कैथोड का जो पोटेंशियल है वो
वो भी जो सरफेस होगी कैथोड की, एनोड की जो सरफेस होगी वो भी एक्ट करेगी कैथोड की तरह, और जो ये टिन सरफेस होगी ये भी कैथोड की तरह सरफेस कैथोड की नहीं तरह नहीं, रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से हम एनोड की सरफेस कैथोड की तरह रिएक्ट नहीं कर सकती। एनोड पे तो पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसे कर सकती है? कैथोड की तरह कैसे रिएक्ट कर सकती है? थोड़ा सा आप लोग ये क्लियर नहीं है, ये जो ये कॉन्सेप्ट है इसको आप अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक, काफ़ी हद तक आपने कुछ आंसर बताया है। अब और कोई स्टूडेंट, अस्मा आप बताएं। सर जो अगर हम अगर जो हम बात मैग्नेटिक इनकी अब मिसिंग है ना, जो इन्होंने नहीं बताई उसको फोकस करना है आपने, ठीक है? जितनी जी इन्होंने सर। नहीं बताई, जो बता चुकी हैं वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शाबाश, हरी सर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो लेस कैप्चर होंगे, मतलब गेटर लेयर जो है वो तेजी से नहीं बनेगी। अगर हम क्यों मैग्नेटिक वजह? फील्ड हाँ, अप्लाई अभी करेंगे अभी तो रीजन नहीं गेटर आई लेयर है, तेजी ये से आपने बता दिया, रीजन अभी नहीं आई। गैटर लेयर क्यों नहीं तेजी से बनेगी अगर वो स्पाइरल पाथ नहीं करेंगे तो? सर अगर गेटर लेयर क्योंकि सैचुरेशन हो जाएगी और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस जा सकते हैं, हमें सच मेटालिक नहीं, लेयर मतलब सैचुरेशन क्यों नहीं होगी? ठीक है, तेजी से नहीं बनेगी, सैचुरेशन होगी, तेजी से क्यों नहीं बनेगी ये क्वेश्चन है ना असल तो। ठीक है, जब बनेगी नहीं तेजी से तो जल्दी सैचुरेशन हो जाएगी, मॉलिक्यूल ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाएंगे। तो वजह क्या है, क्यों तेजी से क्यों नहीं बनेगी? अभी इसका आंसर आपने नहीं ना दिया, आप क्या फील करती हैं? ये अभी रीज़न नहीं ना आपने बताई। अगर सर आप कहते हैं हाँ स्पाइरल पाथ ना हो तो आप कहते हैं कि तेजी से गैटर लेयर नहीं बनेगी, ठीक है, मैं आई एग्री, लेकिन बट बाय सर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी अगर स्पाइरल पाथ नहीं होगा तो। ये कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की नहीं डेंसिटी सर स्पाइरल पाथ पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर तो उतने ही स्पाइरल पाथ लेंगे। हम सर स्पाइरल पाथ तो हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो है आयोनाइज एटम मतलब हासिल हो, वहां से ठीक इलेक्ट्रॉन है, हमें ज्यादा से चलें ज्यादा। चलें, ठीक है, मैं मानता हूँ। तो क्या वजह है कि स्पाइरल पाथ से आयोनाइज ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेट डेड पाथ? अब क्वेश्चन तो बनता है ना ये कि वाई, कि अगर आप स्ट्रेट इलेक्ट्रॉन मूव करें तो सर आयोनाइजेशन कोलिजन कम। ज्यादा होती हैं सर, स्ट्रेट पार्ट में जो है कोलिजन ज्यादा नहीं होती, लेकिन स्पाइरल पाथ में कोलिजन ज्यादा होंगी तो वो क्यों ज्यादा क्यों आयोनाइज ज़्यादा होंगी? होंगे। स्पाइरल में क्यों ज़्यादा होंगी? आगे आप पहुंच गई आंसर पे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जा रही हैं, ठीक है? क्यों कोलिजन ज़्यादा सर होंगे? सर वो रैंडम मूव करेगी इसलिए। एक्चुअली वो मच लॉन्गर पाथ है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट पाथ। वो क्या है? ये मच लॉन्गर है। मच अब आ लॉन्गर। गई ना एक, अब देखो आपको क्वांटिटेटिव आ गया ना। पहले एक क्वालिटेटिव आप बता रही थी, ठीक है, कि स्पाइरल पाथ में ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी फिजिकल रीज़न है कि वो पाथ बढ़ जाता है, बहुत लंबा हो जाता है ना। आप जी यस घूमते घुमाते सामने पॉइंट पे जाते हैं, आपने ग्राउंड के एक एंड से दूसरे एंड जाना, आप जिगजैग मूव करती हुई जा रही है, आपकी फ्रेंड स्ट्रेट मूव करके जा रही है, तो ज़ाहिर हम क्या कहेंगे, एक ने जो डिस्टेंस ज़्यादा कवर की है, एक ने डिस्टेंस क्या की है, कम कवर की है। फिजिकली आंसर प्रॉपर दे दिया ना, जस्टिफाई कर दिया ना। तो जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी उसके कोलिजन के चांसेस डेफिनेटली क्या होंगे, ज़्यादा होंगे ना। ज्यादा रास्ते होंगे। में डिफरेंट हर्डल से ये इस तरह से अब डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। शेप जरूरी नहीं, अब जिगजैग शेप बना लें फिर भी आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी ना। स्पाइरल यस सर। की जगह जिगजैग भी बनाया जा सकता है, ऐसा फील्ड भी बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे ये इसका मतलब आंसर कंप्लीट नहीं होता। पाथ यानी कि स्ट्रेट की बजाय कोई भी आप टेढ़ा मेढ़ा बना लें, जितना ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होगा उतने ज़्यादा लॉन्ग होगा और उतने कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये वजह है कि पाथ लॉन्ग हो जाता है, ये फिजिकल है। और ये जब वाइवा होना है तो मैं तो इसी तरह डेप्थ से डेप्थ में जाते जाना, जहां तक आंसर एंड नहीं होगा। वो एक क्वेश्चन अगर आपसे 5 करने हैं तो एक क्वेश्चन के सब 5 क्वेश्चन होंगे कि आपने उसमें डेप्थ तक मुझे बताते जाना है, ठीक है, तभी आपको उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, राइट? ठीक है, तो इस तरह यस नो खाली नहीं होता वहां पे। अगर हम 5 पूछते हैं तो 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं जो है, राइट? ओके, तो मेरा काम है आपको गाइड यस कर रहा हूँ, सर। मार्क्स अब आपने लेने हैं, ठीक है? चीज़ें यही होंगी, ये जो कल हमने बातें की हैं वही पूछ रहा हूँ, उससे हटके तो नहीं ना, लेकिन इसी में आप देख लेंगे। और ये नॉर्मल बात है, किसी की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा है, सब ने सेम लेक्चर सुना, सब ने क्लास अटेंड की, किसी की कम है, किसी की बिल्कुल भी नहीं है, होता है, नॉर्मल बात है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपने कितने गौर से सुना, आपने पहले पढ़ा था नहीं पढ़ा, लेक्चर के फौरी बाद पढ़ा, उसी दिन पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है, कितनी दफ़ा पढ़ा। ये इतना अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग इतनी आसान नहीं चीज़ है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है अगर सही लर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, और वही स्टूडेंट जो अच्छे नंबर लेते हैं, टॉपर होते हैं, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होते हैं, वो ऐसे नहीं होते, वो ये सारे फैक्टर्स को पूरा करते हैं, ठीक है? इन सब फैक्टर्स को बीच में क्या है, वो इनकी प्रैक्टिस करते हैं जो है। तो तभी अदरवाइज शायद ही कोई ऐसा हो बहुत इंटेलिजेंट,
उसको अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी हो कि बस वो एक दफ़ा सुन के ही इतना उसे समझ आ जाता हो कि वो बस सुन के ही उसको फौरी डिस्क्राइब भी कर सकते हो। ऐसे होते हैं लेकिन बहुत रेयर होता है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है तब जाके आप इस काबिल होते हैं। तो इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड के बगैर भी आयोनाइजेशन हो जाएगी, लेकिन गेटर लेयर स्लो बनेगी, पंप स्लोली वर्क करेगा, उसकी पंपिंग स्पीड बड़ी कम होगी, वर्क करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी जो आयोनाइजेशन प्रोबेबिलिटी है उसे बढ़ा देती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि इसमें हम स्पाइरल पाथ बनाते हैं, ये लॉन्ग होता है। लॉन्ग पाथ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइकिंग प्रोबेबिलिटी या कोलिजन की विद अदर गैस मॉलिक्यूल वो बढ़ जाती है। वो बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, उससे क्या स्पटरिंग रेट बढ़ जाएगा, उससे गेटर लेयर जल्दी बनेगी और फिर वो सारे मॉलिक्यूल साथ साथ कैप्चर होते जाएंगे। इधर से जितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, आइडियल केस क्या है कि 100 मॉलिक्यूल एंटर हो गए हैं और 100 के 100 क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। ऐसा ही है ना, 100 के 100 आयोनाइज होंगे तो वो मैक्सिमम स्पटरिंग करेंगे, तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल के कैप्चर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। और ये जो कोटिंग है जैसे यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है, ये इसकी मतलब उसी की डायग्राम की एक एक्सटेंशन है कि ये जैसे ये सिलिंड्रिकल नोड है, एक आपके पास क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सिलेंडर की एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, ये इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है, पड़ा हुआ, ये कैथोड है दोनों। तो ये सारा यहाँ टाइटेनियम एटम कौन से ब्लैक वाले हैं, वो हर जगह कोट हो रहे हैं, एनोड की इनर सरफेस पे भी, ठीक है, और इधर टाइटेनियम के जो कैथोड हैं इस पे भी दोबारा जब स्पटर हो रही है, इधर से स्पटर होकर एटम उधर जा रहे हैं, उधर से स्पटर होकर इधर आ रहे हैं, तो वो रीस्पटर भी हो रहे हैं। जो टाइटेनियम इसके ऊपर भी डिपॉजिट हो रही है, टाइटेनियम के इलेक्ट्रोड के ऊपर भी टाइटेनियम एटम डिपॉजिट हो रहे हैं। इसी अगर आप देखें जो न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्लैंक सर्कल, ये इधर भी आके कैप्चर हो रहे हैं, इधर भी कैप्चर हो रहे हैं, इधर भी सिलेंडर की चारों साइडों पे, और कैथोड्स पे भी आके क्या हो रहे हैं, कैप्चर हो रहे हैं, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल पाथ में मूव कर रहे हैं और आयंस किधर जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। यहाँ जाके जब आयन हिट करता है तो वहाँ से क्या करता है, एटम्स को, टाइटेनियम के एटम्स को क्या करता है, रिमूव करता है। वो रिमूवल कैसे है, रैंडम है। इधर से जब निकलते हैं कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, क्योंकि ये रैंडम इमिशन होती है, सरफेस लोकली रफ होती है, आइडियली ये फ्लैट सरफेस नहीं होती। तो इसलिए हम ये पहले देख चुके हैं पहले कि रफ सरफेस होगी तो इंसिडेंस एंगल हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा और हर पॉइंट पे मिशन एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हर एंगल से मॉलिक्यूल यहाँ से मिट हो रहे हैं, प्लाज्मा जनरेट होता है, इधर भी मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। तो हर तरफ जो जहाँ इवन इस साइड पे भी आप देखें गैस मॉलिक्यूल आउटर साइड पे भी आ रहे हैं, आयन सिर्फ अंदर अंदर एक्सेलरेट होते हैं इसके। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पूरे पंप के अंदर आते हैं, प्लेट्स के साइडों पे भी, ऊपर नीचे हर तरफ क्या वो गैस मॉलिक्यूल आते हैं। टाइटेनियम लेयर भी हर तरफ क्या कोट होती है। गैस है ना, गैस जब प्लाज्मा जाएगा उसे जिधर जिधर जगह मिलेगी उधर उधर मूव करता हुआ क्या वहाँ जाके कोट होता जाएगा। तो बी क्या एनहांस कर देता है, तो बी का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, खास तौर पर बी हमें इसलिए अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ डेंसिटी गैस की बड़ी लो होती है। अल्ट्रा हाई वैक्यूम पंप है ना, अल्ट्रा हाई है ना, यहाँ गैस का प्रेशर बहुत लो है, -7 -6। एक्चुअल तो इसकी रेंज अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो प्रेशर रेंज होती है -8 to -12 होती है, ठीक है। आप इसको -5 पे भी ऑन कर सकते हैं, -6 पे भी। यहाँ पे भी गैस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं इस पंप को। नॉर्मल रेंज जो इसकी वर्किंग रेंज है वो -8 से लो है जो है, ठीक है। आगे प्रेशर पे जो है, ओके, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब यहाँ हमने 3 तरह के पंप पढ़े थे। और कोई क्वेश्चन साथ आपके जेहन में आ जाए साथ साथ आप पूछ सकते हैं जो है, ठीक है। सब्लिमेशन, जी जी, -3 से -8 तक, हाँ जी, सेकेंडरी -3 से, जी 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 जी, तभी करना है जी। देखिए आप, वो आपकी मर्जी होती है, आपने ऑन करना है ना, हम पर्सन यू ऑपरेट करते हैं ना इसको जो है, ठीक है। मैंने बताया है कि जैसे कल लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टर्बो मॉलिक्यूलर पंप, उसकी जो पंपिंग स्पीड कर्व है अगर आपने देखी हो तो -3 से ऑनवर्ड वो फुल कैपेसिटी से काम कर रहा है, मैक्सिमम स्पीड से काम कर रहा है ना। उसका डिज़ाइन ही ऐसा है -3। लेकिन अगर देखें जो कर्व नीचे आ रही है, जस्ट आइडिया आपको देने के लिए, कर्व इधर भी हमने एक्सटेंड की हुई है और ये क्या अप टू द स्केल कर्व है, एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो आप देखें इधर भी वर्क कर रहा है लेकिन कम स्पीड से। जितना प्रेशर हाई की तरफ हम जा रहे हैं, इधर हाई की तरफ जा रहे हैं ना, तो इधर क्या है उसकी पंपिंग स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट ने -2 पे ऑन कर लिया तो कितनी पंपिंग स्पीड वो आपको मिलेगी, 100। वैसे कितनी है, जैसे अगर आर्गन के लिए देख रहे हैं तो आर्गन के लिए
-5 पे भी 500 है रफली, 490 4680 जितनी भी है 5 के क्लोज है, और -4 पे भी 5 के क्लोज है, -3 पे भी 5 के क्लोज है। -3 से -2 पे आते ही आर्गन की कितनी हो जाती है रफली 300, आधी रहेगी ना तकरीबन, 300 से थोड़ी कम है। 10 टाइम प्रेशर नीचे आया, आधी रहेगी। उसके बाद -1 पे गए हैं तो रफली 0 हो गई है। इसको एक्सट्रापोलेट करें तो 10⁻⁻1 पे क्या हो जाएगी, 0 पे आ जाएगी ना पंपिंग स्पीड। तो इसलिए आप जितना कॉन्टिन्यू जी में जाते जा रहे हैं उतनी ये स्पीड क्या होती जा रही है, बड़ी कम होती जा रही है। तो इसलिए जो स्टूडेंट -1 से नीचे 1 मिली बार है वहाँ पे ऑन करेगा अगर, तो वहाँ आपको 0 पंपिंग हो रही होगी। हो सकता है कोई एक आध आइटम वो पंप आउट कर रहा हो, कैप्चर कर रहा, ट्रांसफर कर रहा हो, तो लेकिन वो आपको शो ही नहीं होगी, इतनी कम होगी। तो वहाँ पंप पे लोड भी बढ़ जाएगा। जैसे देखिए ना कि हाँ बिल्कुल लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा। नहीं वो नहीं कर पाएगा, एग्जॉस्ट कर ही नहीं पाएगा, और उस पे लोड भी बढ़ेगा। जैसे एक है ना, एक मशीन पे आप बहुत ज़्यादा लोड डाल दें, ठीक है, जैसे गाड़ी पे बहुत सारे बंदे सवार कर दें, मेरान गाड़ी या 4-5 बंदे बैठ सकते हैं, वो भी फिर मुश्किल से चलती है, ठीक है। उस पर अगर आप किसी तरह से 10 बंदे बैठा दें तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी तो सही लेकिन मुश्किल से चलेगी ना, और गाड़ी हीटअप भी हो जाएगी ना। लोडेड गाड़ी, गाड़ी पे लोड ज़्यादा डाल दिया, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डाल दिया तो चलती तो है, लेकिन हो सकता है 10 किलोमीटर के बाद इंजन ही उसका क्या हो बैठ जाए, हो सकता है ना, क्योंकि वो हीटअप हो जाएगा इंजन। तो इतना हीटअप होगा कि उसको जो पानी की सर्कुलेशन हो रही है रेडिएटर से वो कूल डाउन नहीं कर पाएगा उसे, ठीक है। तो हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, उसे उसकी कैपेसिटी में ही रन करना चाहिए। उसकी कैपेसिटी से जो ही ज़्यादा रन उस पर लोड डालेंगे तो वो हीटअप होगी। सबसे मेन होता ही क्या है, हीटअप होती है। जिस चीज़ पे एक छोटी सी मोटर है उससे आप कोई बड़ा काम लें तो ज़ाहिर है उस पर वो जल भी जाएगी। अगर उस पर ज़ाहिर है अगर उसकी कैपेसिटी से 10 गुना ज़्यादा लोड डाल दिया है, मेरे ख्याल वो 1 मिनट से भी पहले जल जाएगी। हाँ अगर थोड़ा सा ज़्यादा लोड डाला है तो क्या होगी, वो चलेगी ज़रूर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हीटअप होती रहेगी, ठीक है। अगर आप उसे 4-5 घंटे तक चला रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता होते होते उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि फिर वो वहाँ पे क्या वो खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो जो एक्चुअल वर्किंग रेंज से थोड़ा सा नीचे हम आ सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं हम, ठीक है। तो डिपेंड के नीचे आने से डैमेज कितना है उस हिसाब से हम नीचे आ सकते हैं जो है। अगर डैमेज बाज़ औक़ात ऐसी नेचर ही ऐसी है पंप की वर्किंग की कि थोड़ा सा भी नीचे आने से उस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर थोड़ा सा नीचे आना भी रिस्की है, थोड़ा सा नीचे आना भी। जैसे आप गाड़ी को 4th गियर में चला रहे हो हाई स्पीड पे, ज़रा सा वहाँ स्टेयरिंग कितना लाइट हो जाता है, लाइट हो जाता है ना बड़ा। अगर किसी ने गाड़ी चलाई हो तो वहाँ ज़रा सा भी आपने हल्का सा भी मूव करते हैं तो गाड़ी बहुत तेज़ी से टर्न लेती है, क्योंकि वो बड़ा वो हल्का लाइट हो जाता है। और पहले गियर में स्टेयरिंग भरा होता है। ये मैनुअल जो होते हैं ना हमारे पास, पावर स्टेयरिंग नहीं, जो लेटेस्ट गाड़ी है वो पावर स्टेयरिंग है, वो बड़ी ईजीली आप उन्हें मूव करते हैं। लेकिन आम गाड़ियाँ मेरान या मैनुअल जो है उनका फर्स्ट गियर में स्टेयरिंग बहुत भारी होता है, आपने टर्न लेना है तो आपको बहुत ज़ोर से घुमाना पड़ता है। तो वहाँ आप गलती से ज़्यादा घुमा बैठे हैं, जोर लगा बैठे हैं तो रिस्क नहीं है, क्योंकि उसने इतना नहीं गाड़ी ने टर्न होना, मुश्किल है ज़रा, ठीक है। लेकिन हाई स्पीड में ज़रा सा भी आगे समझ ले कोई रुकावट आ गई है, आपने अनइंटेंशनली तेज़ी से स्टेयरिंग को घुमाने की कोशिश की है, भाई मैं रुकावट से थोड़ी साइड पे गाड़ी करूँ, तो वो स्टेयरिंग आप तो 10 डिग्री तक टर्न कर रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट क्या होगा 40 डिग्री तक जाएगा, क्योंकि वो लाइट हो चुका है। आपने जितनी फोर्स लगाई है वो उससे बहुत कम फोर्स लगानी थी। तो ये है कि बार नहीं हो के जी, हाँ प्ले तो अगर उसमें आ जाए तो वो वैसे ही खराब होता है ना, एरर होता है ना, उसमें प्रॉब्लम है जो है, ठीक है। स्टेयरिंग में प्ले हम कहते हैं आ गई, वो वैसे ही यानी कि ज़्यादा फ्री हो गया, समझ लें। एक इसमें कहते हैं ना फ्री हो जाना, एक चीज़ है फ्री हो गई है तो क्या करते हैं आप घुमाते हैं तो वो फुली घूम जाती है ना, बजाय उसे 180 पे घूमने के 45 पे घूमने पे जो है, इसको कहते हैं फ्री हो गई है चीज़, ठीक है। एनीवे आपने हर चीज़ जिसकी रेंज स्पेसिफाई है वर्किंग रेंज, उससे ऊपर या उससे नीचे ऑपरेट करेंगे तो वो काम नहीं करेगी, प्रॉपरली काम नहीं करेगी। हम तो करते नहीं ना, क्यों नहीं करते, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये आइडियल केस है, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो मतलब वेट नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि मैंने अब जाना है, मुझे एक काम है, -2 अभी तक प्रेशर हुआ था, तो वो कहता है कि मैंने तो अभी वो फलान जगह जाना है, अब -3 तक वेट करूँगा तो 1 घंटा और लग जाएगा। तो वो स्टूडेंट, गलती है ये स्टूडेंट की, ठीक है, या उस रिसर्चर की, ये होता है अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं, ठीक है। तो वो उसको यहीं पे सेकेंडरी को ऑन कर देगा, वो चल जाएगा ठीक है, लेकिन वो 1 घंटा लोड लेके चलेगा जब तक वो अपना प्रेशर स्टेबल नहीं कर लेगा, राइट।
करना तो है ना उसने, आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रेशर नेक्स्ट लेके तो आएगा ना वो, ठीक है। लेकिन होगा क्या, पंप पार्शली डैमेज हो जाएगा, उस पर थोड़ा, उसमें कुछ मीन उसकी जो वाइंडिंग है मोटर है उसकी वो हीटअप हो जाएगी। हीटअप होकर आपको पता है कि समटाइम जो वाइंडिंग है पार्शली डैमेज हो जाती है, हम कहते हैं ये हीटअप हो गई है वाइंडिंग। तो क्या होता है, फैन की वाइंडिंग हीटअप हो जाए तो फैन फिर फुल कैपेसिटी से रन नहीं करता, चलता ज़रूर है लेकिन स्लो चलता है, क्योंकि उसकी तार जो है वो कॉपर वाइंडिंग है पार्शली डैमेज हो चुकी है। फुली डैमेज हो जाए तो वो बंद कर जाता है, ठीक है, बंद कर गया तो बस फिर गया। तो टर्बोमालिक्यूलर पंप के अंदर मोटर लगी होती है ना, मोटर है जो उसे रोटेट करवाती है। हर इस तरह मूविंग चीज के पीछे मोटर होती है जो उसको मूव करा रही होती है, ठीक है। तो यही है, इसलिए इसको आप नोट्स में भी देखेंगे अल्ट्रा वैक्यूम पंप का -4 पे भी ऑन कर सकते हैं, -6 पे भी कर सकते हैं। जितना नीचे लाते जाएंगे उतना ही ड्रॉबैक्स बढ़ते जाएंगे, उतने ही ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो अब इसमें हमने 3 टाइप ऑफ पंप मैंने आपको बताए थे जो है अल्ट्रा वैक्यूम पंप में, जो नोट्स में लिखे हैं। एक तो स्पटराइन पंप था और दूसरा कौन से थे 2 जी, क्रायोजेनिक पंप और सब्लिमेशन पंप। जी सब्लिमेशन पंप या टाइटेनियम सब्लिमेशन पंप भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली वो वहाँ पे भी टाइटेनियम, जिस तरह यहाँ टाइटेनियम के इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं कैथोड, वहाँ पे भी टाइटेनियम का इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, इसलिए उसे टाइटेनियम सब्लिमेशन पंप भी कहते हैं। इन जनरल सब्लिमेशन कहेंगे कि उसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। इसमें क्योंकि स्पटरिंग का प्रोसेस होता है तो स्पटराइन पंप कह देते हैं या आयनिक पंप भी खाली कह देते हैं। क्रायोजेनिक क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे वर्क करता है, ठीक है, इसलिए उसे क्या क्रायोजेनिक पंप कहते हैं। तो सब्लिमेशन पंप का थोड़ा मैं बता दूं, वहाँ क्या होता है, वहाँ हम यहाँ पे बेसिकली हमने गैटर लेयर बनाई थी ना, इसे गैटरिंग पंप भी कहते हैं ना स्पटराइन पंप को। तो गैटर लेयर क्या होती है जी, आपकी टाइटेनियम से मॉलिक्यूल निकल के एनोड पे कोट होते हैं। जी उसको, लेकिन इन जनरल क्या जनरल डेफिनेशन क्या होगी, गैटर लेयर जरूरी नहीं टाइटेनियम की हो, जनरली इसमें 2 मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, हाईली रिएक्टिव और फ्रेशली प्रिपेयर्ड। हाँ, हाईली रिएक्टिव एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेयर इज कॉल्ड गैटर लेयर। जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगी तो डेफिनेटली हाईली रिएक्टिव भी होगी, और डेफिनेटली ये बात है कि हमने बनानी रिएक्टिव मेटल की ही है। नॉन रिएक्टिव की फ्रेश भी बना लें तो वो रिएक्टिव नहीं होगी, उसकी तो नेचर ही नॉन रिएक्टिव है ना, ठीक है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड में रिएक्टिविटी ज़रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आपने काफ़ी देर पहले एक लेयर बनाई थी। क्या वजह है कि एक पुरानी लेयर आपने बनाई थी, प्योर मेटल की बनाई थी चाहे, और रिएक्टिव मेटल की बनाई थी, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर चुका है और एक फ्रेश बनाई है, उस फ्रेश वाले की उसके मुकाबले में रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा है? शाबाश, गुड, वेरी गुड, यही आंसर है। और यही चीज़ें आप छोटी छोटी साथ नोट करते रहे, अगर बाद में कुछ भी याद नहीं रहता। ये जो भी है कॉपी पेंसिल हाथ में हो, नोट से स्टूडेंट बनाते हैं, और अच्छे स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग हम तो पढ़ा रहे हैं इतने अरसे से हमेशा। ना वो रस्टिंग जंग लग जाता है उसको, मुकम्मल तौर पे जंग लग जाएगा, सारा ऑक्साइड बन जाएगा, पूरे का पूरा लोहा क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो फ्रेशली होती है रस्टिंग उसपे और ऑक्सीडाइजिंग में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस, सेम ही है, रस्टिंग ऑक्सीडाइजिंग ही होता है, ठीक है। ठीक आयरन ऑक्सीडाइज, ठीक। ऑक्सीजन ही उसको क्या ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है। ज़्यादा हमारे पास अदर भी है, नाइट्रोजन भी है, वो भी रिएक्ट करती है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी करती है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड उसको बेसिकली क्या रस्टिंग कहते हैं। अच्छा, अब तो हम बात क्या कर रहे थे इसमें, बनाते हैं वहाँ हम